हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है हेयर लॉस एंड इट्स नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। हेयर फॉल क्या होता है? जैसे सब जानते हैं कि ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, मेल्स में फीमेल्स में दोनों में ही हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके कारण भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसको अगर हम समझें और अगर अच्छी केयर करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो हेयर लॉस क्यों होता है, तो आपको मैं समझाना चाहूँगा कि ये कैसे हम देख सकते हैं। तो अपनी जो हेयर है हर एक जगह की बॉडी की जो भी है वो एक साइकिल से गुजरती है। माने जो एक्टिव फेज रहता है उसको एनाजन फेज बोलते हैं, जिसमें कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई होती है और ये बाल उगता रहता है। उसके बाद एक फेज आता है कि जिसमें ये जो आपकी ब्लड सप्लाई यहाँ देखिए कि बालों को मिल रही है वो खींच जाती है। बाल अंदर फॉलिकल के अंदर ही रहता है लेकिन वो ग्रो करना बंद कर देता है। फिर एक फेज आता है जिसको हम टेलोजन बोलते हैं। टेलोजन में वापस से ये जो बाल होता है उसके रूट को नई ब्लड सप्लाई मिलना चालू हो जाता है। पुराना बाल अभी भी अंदर ही रहता है। एक और फेज जिसको बोलते हैं एक्सोजन, जिसमें अभी नया बाल उगना चालू होगा, वो पुराने बाल को धक्का देके निकाल देगा और वापस से एनाज। माने ये साइकिल है। आप देखें तो ये एक्टिव बाल है, यहाँ पे आप देखिए ब्लड सप्लाई पूरा अंदर तक गया है। अभी यहाँ पे ब्लड सप्लाई खींच गया है, बालों ने उगना बंद कर दिया है। यहाँ से बाल गिर गया है, ये खाली एरिया है, बाल को वापस से ब्लड सप्लाई मिल रहा है और ये वापस से एक्टिव फेज में आ रहा है और ये एक्टिव फेज में। तो ये साइकिल अपने बालों में चलती रहती है। और ये एनाजन फेज जो होता है स्काल्प के बालों के माने सर के बालों के लिए 2 से 7 साल का रहता है। माने आप एक बार बाल उगना चालू हुआ तो वो 2 से 7 साल तक एक्टिव मूड में रहता है, फिर वो रेस्ट में जाता है। और करीबन 85% बाल ये एक्टिव फेज में रहते हैं। बाकी की 15% बाल हैं वो ये 2 फेज में रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट समझना ज़रूरी क्या है कि ये इसका बैलेंस बना रहता है। जितने बाल एनाजन में आते हैं उतने बाल धीरे धीरे टेलोजन में जाते हैं। तो ये 15% का जो साइकिल है वो बना रहता है कि 15% बाल सोते हैं तो 15% बाल उगते हैं। तो ये जो साइकिल है वो जब बना रहता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर उगने वाले बाल कम हो जाए या फिर झड़ने का कार्यक्रम फास्ट हो जाए तब आपको डेंसिटी लॉस या हेयर लॉस दिख सकता है। नॉर्मली भी आप देख रहे हैं कि 15% बाल सोए हुए हैं वो जगते हैं, जो जगे हुए बाल हैं अभी सो रहे हैं और गिर जाते हैं जगह से। तो नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है कि नॉर्मली डेली आप अगर पूरे सर से गिनो तो 25 से 30 बाल जितने बाल आपके गिरना नेचुरल है उतने बाल गिरते हैं और उतने बाल नए उग भी जाते हैं। तो आपको हेयर लॉस मालूम नहीं पड़ता है। तो उतने बाल नॉर्मली आप शैम्पू करोगे या जो भी करोगे उस टाइम पे गिरने चाहिए या गिरते भी हैं, तो उसका आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। सर कितने हेयर फॉल को ज्यादा हेयर फॉल कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि जो 25 से 30 बाल डेली गिर सकते हैं, लेकिन अगर इससे बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, करीबन 50 या उससे ऊपर बाल गिर रहे हैं, तो उसको ज्यादा हेयर फॉल माना जाता है। हेयर फॉल जैसे कि आपके कंघी में बहुत सारे बाल आना या फिर आपके तकिए पे बालों का मिलना, आपके रसोई में बालों का आना या घर में कूड़ा लगाते समय बहुत सारे बालों का मिलना, ये साइंस देख सकते हैं हम जो सीवियर हेयर लॉस उसको बोलते हैं। और ये सीवियर हेयर लॉस का मैंने जैसे बताया कि नए बाल उगना कम हो रहा है या फिर गिरने वाला कार्यक्रम ज़्यादा है, तो आपको हेयर लॉस का मालूम पड़ता है। और हेयर लॉस कैसे हमें मालूम पड़ता है? एक तो बाल हाथ में दिखते हैं,
इसके अलावा आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे जाती है, या फिर आपको लगता है कि आपकी डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, या लेडीज में बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं, उसके मुंह फट जाते हैं। तो ये सब साइंस हैं कि जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम है ऐसा पता चलता है। सर, हेयर लॉस के कारण क्या है? जो हेयर लॉस है उसके कारण को अगर हम डिवाइड करें मेजर दो, तो एक होते हैं कि बालों का उगना कम हो रहा है, माने जो बाल सो गए हैं वो उगते नहीं, या फिर बालों का गिरना बढ़ गया है। तो दोनों ही केस में आपको हेयर लॉस हो सकता है। अगर हम बालों की हेयर लॉस की ABCD अगर गिनते हैं तो ए में सबसे पहला आता है एजिंग, क्योंकि एज के साथ, उम्र के साथ सबके बाल गिर। 20s में 20% मेल, 30s में 30% मेल, 40s में 40% मेल, 50s में 50% मेल और 60s में 60% पुरुषों के बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। माने ये नॉर्मल है कि जो टीनेजर हैं 20 के आजू बाजू है उसमें से भी 20% लोगों के बाल गिरते हैं, जो 40 के हैं उसमें से 40% लोगों के बाल गिरते हैं। तो जो भी कॉमन पॉपुलेशन है उसमें इतने परसेंट बाल गिरते हैं, माने एज के हिसाब से आपके बाल गिरते हैं, क्योंकि नए बाल उगना कम हो जाते हैं, आपको हेयर लॉस दिखता है, गंजापन दिखता है। एज सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण है कि बी माने बाल्डनेस का पैटर्न, कि आपके फैमिली में या आपके अंदर बाल्डनेस का क्या पैटर्न चल रहा है। काफी बार वो पैटर्न हेयर लॉस हो सकता है, काफी बार वो डिफ्यूज हेयर लॉस हो सकता है। अगर सी पे आते हैं तो केयर, क्या आप बालों की केयर कैसे ले रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, शैम्पू कैसे कर रहे हैं, कितना हेयर ड्रायर करते हैं, दिन में कितनी बार कंघी करते हैं, ये सब भी जो केयर है वो आपके बालों को इफेक्ट करती है। डी पे अगर आते हैं तो वो है डाइट। डाइट मैंने आपका डाइट बैलेंस डाइट है, उसमें प्रोटीन सफिशिएंट जा रहा है नहीं जा रहा है। दूसरा डी में आता है डिजीज, जैसे कि आपको कोई सर में फंगल इन्फेक्शन है, या बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है, या आपको थायराइड डिजीज है, या आपको कोई और कैंसर या ऐसी कुछ बीमारी है, या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ है, तो वैसे में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। डी में तीसरा आता है डेफिशिएंसी, माने आपके अंदर B12 कम है, आपके अंदर विटामिन D3 कम है, आपके अंदर आयरन कम है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिससे बाल बनने का कार्यक्रम रुक जाता है, तो आपको ज्यादा हेयर लॉस दिखता है। डी के बाद अगर ई पे आते हैं तो उसमें आपके इमोशंस भी आपको इफेक्ट करते हैं, माने आप स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अभी बहुत सारा देखने को मिल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, कोविड के सिचुएशन से सब स्ट्रेस में हैं, मुझे कोविड हो तो नहीं जाएगा, मेरे धंधे का क्या होगा, अभी कैसे आगे चलेगा, वो सब स्ट्रेस लोगों को हो रहा है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। नॉर्मल टाइम में लोगों को एग्जाम का स्ट्रेस होता है, लेडीज को बच्चों का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, मेल्स को अपने धंधे का स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस के बिना लाइफ आज है नहीं, सभी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तो स्ट्रेस भी एक बालों का गिरने का मेन कारण है, और काफी बार तो गिरते बाल भी स्ट्रेस का कारण है। हमारे पास इतने सारी लेडीज आती हैं कि सर हर 1-2 दिन पे फोन आते हैं, सर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, सर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये जो बाल होते हैं उसको आज ऐसा आज नहीं, आज बाल का दवा लिया और कल से बाल उगना चालू हो गया, वैसा नहीं होता। तो बालों का गिरना भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन लोगों के लिए हो सकती है। स्ट्रेस के अलावा डिप्रेशन, आप अगर डिप्रेशन में हैं तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। तो इमोशंस अपने शरीर के वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट अपने ऊपर करते हैं। इसके अलावा ई के बाद में अगर एफ देखते हैं तो वो होता है अपना फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स माने आप तला हुआ फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोको कोला या ऐसी कुछ चीज़ें ज़्यादा पी रहे हैं, तो वो आपके बालों को असर करती है। एफ में दूसरा आता है फन हैबिट्स, माने आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, या ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, या आपको हुक्का या ऐसा कुछ लेने की आदत है, तो ये सब फन हैबिट्स भी बालों के ग्रोथ को असर करती हैं।
उसके बाद अगर जी पे आते हैं तो जी सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज वो है आपका जीनेटिक्स। जीनेटिक्स अगर आपका है जिसमें आपके पापा को, चाचा को या नाना दादा को हेयर लॉस है, या क्योंकि जीन्स दोनों तरफ से आते हैं, मम्मी की तरफ से भी आते हैं, पिता की तरफ से भी आते हैं। पिता में आप देखा कि पापा, काका, काका के लड़के, चाचा, इसको हेयर लॉस है, या माता की तरफ से लेडीज को नहीं देखते हैं इसमें, तो अगर मामा है, नाना है, उनमें से किसी एक को, मानिए ऐसा देखा गया है कि 3 जनरेशन तक ये हेयर लॉस का पैटर्न हो सकता है। तो जिसको हेयर लॉस हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जीन्स रहते हैं हेयर फॉल के लिए, तो वो हेयर लॉस उनको होता है। अभी जेनेटिक्स के लिए देखा जाता है कि हम सब ने अपनी जो अभी 40s में है उन्होंने मेरे ख्याल से अमर अकबर एंथनी पिक्चर देखी होगी, कि एक ही माता पिता के लड़के, जिनको ईसाई गुरु मिला वो ईसाई हो गया, जिनको हिंदू मिला वो हिंदू हो गया, और जिसको किसी ने मुसलमान एनवायरमेंट दिया तो वो मुसलमान बन गया। तो वैसे ही बालों के जीन्स को इफेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट चाहिए। ऐसी भी स्टडीज हैं कि 2 ट्विन्स जिसके जीन्स सेम हैं, क्योंकि सगे भाई बहन भी होते हैं क्योंकि माता पिता सेम है, लेकिन ट्विन्स में तो सब जीन्स सेम होते हैं, लुक सेम होता है, उनका चेहरा सेम होता है, बाल सेम होते हैं, सब सेम होता है। लेकिन अगर वो 2 एनवायरनमेंट पे रहते हैं, जैसे कि कोई इंडिया में रह रहा है, कोई यूएस रह रहा है, तो भी उनका हेयर लॉस का पैटर्न अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बाकी के सब फैक्टर बताए वो दोनों जगह पे अलग अलग है। माने बाकी सारे फैक्टर्स जीन्स पे इफेक्ट करके आपके बालों को गिराते हैं। ऐसा नहीं कि आपके अंदर बाल गिरने का जीन्स है तो आपके बाल गिरेंगे। अगर आप बाकी सब चीजों का केयर करते हैं तो वो जीन्स का जो इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट कम आता है या लेट आता है। तो जीन्स एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एज पे आते हैं तो अपने हेयर की क्वालिटी क्या है, अपने हेयर की डेंसिटी क्या है, अपने हेयर बहुत पतले तो नहीं है। किसी किसी के बाल आप देखते हैं बहुत पतले होते हैं, सिल्की होते हैं, थोड़े से स्ट्रेच पे निकल जाते हैं, तो वो हेयर की क्वालिटी अपने उसमें कैसे चल रही है वो है। और एज में सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हॉर्मोन्स, क्योंकि हॉर्मोन्स का ही ये सब खेल है। मेल पैटर्न बाल्डनेस जो हो रहा है वो हार्मोन से होता है। आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डीएचटी में कन्वर्ट करके आपके जीन्स को अफेक्ट करता है और बाद में वो हेयर फॉल होता है। फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो सब हेयर फ्रेंडली मेडिसिन हार्मोन्स हैं। आप देखते हैं कि नॉर्मल फीमेल्स को हेयर लॉस कम होता है, अगर प्रेगनेंसी आ रही है तो उसके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आप जब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन कम होते हैं तो उनका हेयर लॉस बढ़ जाता है। मेनोपॉज के बाद उनका बॉडी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है तो बाल गिरना चालू हो जाते हैं। वैसे ही अगर कोई फीमेल को पीसीओएस माने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऐसी बीमारी है कि जिसमें मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे उनकी दाढ़ी मूछ आने लगती हैं वैसे उनका हेयर लॉस भी बढ़ जाता है। माने मेल हार्मोन जो है जिसको एंड्रोजन बोलते हैं वो हेयर फ्रेंडली नहीं है। जो फीमेल पैटर्न है माने फीमेल हार्मोन है वो हेयर फ्रेंडली है। तो वो कैसे आपके अंदर हार्मोन काम कर रहे हैं वो भी एक बड़ा चीज है आपके हेयर लॉस को देखने के लिए। और आई होता है कि आपको अंदर कोई इंटरवेंशन आप कोई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने हेयर स्ट्रेटनिंग करा लिया, आपने कीरेटिन ट्रीटमेंट करा लिया, आपने डाई कराई, आपने उसको पर्मिंग कराया, बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो सब इंटरवेंशन है वो भी बालों को डैमेज करता है। और अगर आई में हम देखते हैं दूसरा, तो आई में इंटरवेंशन के अलावा जो भी हम बालों के लिए
अपना जो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं वो भी इसमें इफेक्ट करता है कि हम लोग कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये ABCDI आपने जो समझा उसमें आप देख रहे हैं कि किसी एक कारण से बाल नहीं गिरते। बाल गिरने के बहुत सारे कारण हैं। अपने बीच में मेरे ख्याल से में हमको एक इमोशन के साथ में हम एनवायरनमेंट को भूल गए कि हम कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जैसे कि वापी है, अंकलेश्वर है, सूरत है, ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। जो बाकी गांव है उसमें अच्छी एनवायरनमेंट रहती है। तो अपने आजू बाजू कैसे पॉल्यूटेंट है वो भी सब इफेक्ट करते हैं। आपकी हवा कैसी है, पानी कैसा है, वो सब इफेक्ट करता है। हार्ड वाटर है नहीं है, वो सब इफेक्ट करता है। तो ये आप देख के समझ गए होंगे कि ये जो हेयर लॉस है वो मल्टी फैक्टोरियल हेयर लॉस है। मैंने एक कारण आप नाम दे के नहीं बता सकते। इवन जीनेटिक्स में भी मैंने बताया कि जीन्स बिना किसी फैक्टर के इफेक्ट नहीं करता है। अगर आपके बाकी फैक्टर कम है तो आपका जीनेटिक्स भले गंजापन का है, आपको इफेक्ट नहीं होता है। तो माने ये मल्टी फैक्टोरियल है। काफी बार हमारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि ऐसी कोई दवाई तो जादू है नहीं, सबको दवाई तो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो हमारे यहाँ एलिगेंस क्लिनिक में हम लोगों ने काफी एक बड़ी क्वेश्चनरी बना के रखी है 2-3 पेज की। पेशेंट्स को लगता है कि ये इतना बड़ा भरा क्यों रहे हैं, इतना सारा लिखा क्यों रहे हैं। तो इसमें से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप डाइट में हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, या आपने बहुत बड़े उपवास कर लिए हैं, तो वैसे वो सब आपके उसके ऊपर असर करता है। तो ये सब भी छोटी छोटी चीज़ है। आपका मेंसेस रेगुलर है नहीं है, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें हम पूछते हैं पेशेंट को। तो इससे हमें पता चलता है कि किस किस कारणों से आपका हेयर लॉस होता है। मैंने हेयर लॉस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स को रिजल्ट आने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। सर, क्या गिरे हुए बाल वापस आ सकते हैं? हाँ, थोड़े प्रमाण में आ सकते हैं। बाल कैसे गिरे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि आपका नेचुरल हेयर लॉस हो रहा है, तो आपने देखा कि आपकी ग्रोथ साइकिल है, बाल सो रहे हैं, तो वो सोए हुए बाल के रूट हैं, खाली बाल गिरे हुए हैं। माने हेयर का 2 पार्ट होता है, एक रूट होता है जो चमड़ी के नीचे रहता है, और एक शाफ्ट जो हमें बाहर दिखता है। तो जो दिख रहा है वो गिर रहा है ना, रूट तो अंदर बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बाद में वापस से वो 3 से 3.5 महीने का ये साइकिल रहता है। 2 से 7 साल का एक्टिव फेस होता है, उसके बाद के जो 2-3 साइकिल मैंने बताई वो 3-4 महीने की रहती है, उसके बाद वापस से वो बाल उगता है। तो ये जो साइकिल रहती है वो मैनेजेबल रहती है। तो जो बाल गिरता है वो हर एक बाल का रूट मरा नहीं होता है, तो वो उग जाता है वापस। काफी बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया, डाइट कर रहे हैं या आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं। मेडिकेशंस भी एक बड़ा कारण है हेयर लॉस के लिए। कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं, कीमोथेरापी ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सब बाल गिर जाते हैं। बहुत सारी एंटी जो अपनी कन्वल्जेंट दवा होती है, मैंने खींच आने की दवाई होती है, वो सब भी हेयर लॉस का कारण है। तो जब अब दवाई की वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो वो जब आपका रुक जाता है तो नए बाल उगते आते हैं। काफी बार हार्मोनल इम्बेलेंस जैसे है कि आपका प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें बाल मरते नहीं है, बाल के रूट मरते नहीं है, वो टेम्पररीली बंद कर देते हैं ग्रो करना। तो जब भी आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, जब भी आपके बालों को वापस अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो वापस ग्रो करते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में माता का शरीर तो चलता है, लेकिन बच्चा भी उसमें से काफी सोर्स चीजें ले लेता है। अगर ऐसे में माता डेफिशिएंट है, तो भी भगवान ने ऐसा व्यवस्था रखा हुआ है कि बच्चे को तो अच्छा ही दूध मिलना चाहिए। तो दूध मिलने के लिए माता भले डेफिशिएंट हो जाती है, बच्चे को अच्छा दूध मिले, तो काफी सारा चीजें अंदर निकल जाता है। तो ऐसे में जो बाल रुके हुए हैं, माने जो गिर गए हैं और जिनके रूट बचे हुए हैं, वो वापस से अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो उग जाते हैं। लेकिन जैसे कि मेल पैटर्न हेयर लॉस है कि या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, तो उसमें क्या होता है कि मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन की असर के अंदर बाल पतले होते 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 उसका रूट मर जाता है। माने जो रूट मर गया वो कभी नहीं उग सकता। तो आपके हेयर लॉस में क्या पैटर्न है, किस तरह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बाल जो गिर रहे हैं वो कैसे गिर रहे हैं, और वो बाद में उगेंगे या नहीं उगेंगे।
यहाँ पे एक मेन चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा कि हम लोग जैसे चिंपांजी थे और अभी आज आदमी हैं, तो हम सदियों से बाल गवाते आ रहे हैं। बहुत सारे सालों से हमारे सारे पूरे शरीर पे बाल थे, वो गिर गए हैं। जो साइंटिस्ट ऐसा भी बताते हैं कि आज से 1000 साल के बाद जो आदमी आएंगे उनकी आईब्रो भी नहीं रहेगी, क्योंकि आईब्रो का ऐसा कोई काम नहीं है। तो हम बाल गवाते आ रहे हैं। तो बाल गवाना बहुत नेचुरल चीज है। बालों को उगाने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। बाल उगाना माने एक पौधे को आपको नए सिरे से उगाना। उसमें कैसी केयर करते हैं कि थोड़ा सनलाइट मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलना चाहिए, डेली पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। तो बालों का उगना एक एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ता है, तब बाल उगते हैं। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया और बाल उग जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। बालों को अच्छे से केयर करके उगाना पड़ता है। दूसरा मेन चीज मैं बताना चाहूंगी कि बाल जो है अपने शरीर के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि गंजा आदमी भी बालों वाले आदमी के कंपैरिजन में अच्छा लाइफ जी सकता है, माने उसको शरीर अच्छा है। तो बालों से लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कॉस्मेटिक्स में फर्क पड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ता है, आपके लुक में फर्क पड़ता है, लेकिन लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाल जो है वो अपने शरीर के लिए इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। तो जब भी आपको कोई स्ट्रेस पड़ता है, माने मानसिक स्ट्रेस पड़ता है या शारीरिक स्ट्रेस पड़ता है या न्यूट्रिशनल स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि आपको डायबिटीज है या आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या आपको खुराक नहीं मिल रहा है या आपने जानबूझ के उपवास किया हुआ है या आप वेट लॉस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी अपने शरीर पे कोई न्यूट्रिशन या कोई भी ऐसा स्ट्रेस आता है, तो शरीर को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो शरीर क्या करता है कि जैसे कि अपने हम समझते हैं कि आयरन है, अगर आपके अंदर आयरन एडिक्वेट है तो क्या होगा कि आपके बालों को भी आयरन मिलेगा और आपके हीमोग्लोबिन के लिए भी आयरन चाहिए, वो भी मिल जाएगा, सभी चीज़ें अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपका आयरन थोड़ा सा कम होता है तो क्या होगा कि खून बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है, बाल उगने से भी ज़्यादा। तो क्या करेगा शरीर के बालों के रूट में जो आयरन बचा रहता है उसको खींच लेगा और वो सब आयरन ब्लड बनाने के लिए डाल देगा। तो क्या होगा, आपके बाल पड़ना चालू हो जाएंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़िया रहेगा। और अगर आयरन कम होता है तो क्या होगा, बालों को तो मिलेगा ही नहीं, जो भी आयरन हीमोग्लोबिन के लिए मिल रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो आपका हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाएगा। तो बालों को न्यूट्रिशन तभी मिलता है जब हमारा शरीर एडिक्वेट होता है और सरप्लस हमारे पास है, तभी बालों को मिलता है। तो ये 2-3 चीजें अगर आप समझते हैं तो आपको आपके हेयर लॉस के बारे में काफी कुछ चीजें पता चल जाएगी। सर जैसे आपने बताया पैटर्न के लिए, तो मेल पैटर्न क्या होती है? मेल पैटर्न बालनेस क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ कि ज्यादातर मेल में एक पैटर्न देखी जाती है। जैसे कि ये जो अपना एरिया है, ये नॉर्मल आदमी है जिसको हेयर लॉस चालू नहीं हुआ है। फिर यहाँ से ये बाल अंदर जाना चालू करते हैं धीरे धीरे, आप देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे पीछे का जो क्राउन है वहाँ पे बाल्डनेस चालू हो जाती है, आगे की हेयरलाइन पीछे जाती रहती है और ये क्राउन बढ़ता रहता है। फाइनली आप देखते हैं कि ग्रेड 7 में आपके ऑलमोस्ट आगे के पूरे बाल निकल जाते हैं। ये जो है वो परमानेंट एरिया है, ये बाल कभी नहीं जाते हैं और ये आगे के पूरे बाल चले जाते हैं। तो ये जो है वो परमानेंट एरिया है, ये बाल कभी नहीं जाते, जो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं। किसी किसी को पैटर्न बालनेस में अलग पैटर्न होती है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जिसमें खाली आगे का ही पार्ट जाता है, इसमें पीछे का हेयर लॉस नहीं होता है। तो ज्यादातर मेल का हेयर लॉस आप देखते हैं तो ये पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए इसको मेल पैटर्न बालनेस बोलते हैं। वैसे ही फीमेल पैटर्न बालनेस में अपना जो एक सेथी रहता है वो चौड़ा होना चालू हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये चौड़ा हो रहा है और फाइनली ये बहुत चौड़ा हो जाता है। लेकिन फीमेल्स में ज़्यादातर उसकी हेयरलाइन जो है वो पीछे नहीं जाती, उनका पूरा ये पार्ट में थिनिंग हो जाता है। उनके भी पीछे के जो बाल हैं, जैसे कि ये मेल्स में ये पीछे के जो बाल हैं वो नहीं गिरते, वैसे फीमेल्स में भी जो पीछे के बाल हैं वो गिरते नहीं,
लेकिन आगे का पूरा एरिया आपका खाली हो सकता है। तो ये पैटर्न को फॉलो करने की वजह से इसको पैटर्न बालनेस बोलते हैं। सर डिफ्यूज हेयर लॉस क्या होता है? डिफ्यूज माने बिना पैटर्न को फॉलो किए जो हेयर लॉस हो रहा है वो माने इसमें आप टेलोजन इफ्यूलियम बोल सकते हैं, या ये साइंटिफिक वर्ड है कि जिसमें आपके शरीर को कोई स्ट्रेस पड़ता है तो उसके 2-3 महीने बाद आपके बहुत सारे बाल गिरते हैं। क्यों 2-3 महीने बाद गिरते हैं? कि मैंने बताया था कि वो हेयर साइकिल 3 मंथ्स की है। अभी आज आपको स्ट्रेस पड़ा तो जो 3 महीने के बाद जो उगने वाले बाल हैं उसके लिए न्यूट्रिशन नहीं, तो वो 3 महीने तक आपके बाल बहुत सारे गिरेंगे क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो वो कम उगेंगे और जो पुराने हैं वो गिर जाएंगे। लेकिन अगर 3 महीने के बाद आप अच्छा खुराक खाते हैं तो वो बात वापस आ सकते हैं। तो अगर आप नहीं खाते हैं फिर भी आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चालू रहता है तो बाल गिरना चालू रहता है। तो परीक्षा आई है, कोई ऑपरेशन बड़ा कराया है, कार्डियक अटैक आया है, नी रिप्लेसमेंट कराया है, सिजेरियन हुआ है, प्रेगनेंसी आई है, ऐसे सब कारण की वजह से जिसपे शरीर पे आपको स्ट्रेस पड़ा है, वैसे सब कारण में आपका डिफ्यूज हेयर लॉस माने कोई पैटर्न नहीं मिलती इसमें कि यहाँ से जा रहे हैं या वहां से जा रहे हैं, पूरे सर से बाल जा रहे हैं, तो वो आपका डिफ्यूज हेयर लॉस बोलते हैं। सर पैथोलॉजिक हेयर लॉस क्या होता है? पैथोलॉजिक हेयर लॉस माने आपके अंदर कुछ बीमारी है, जैसे कि आपको टीनिया कैपाइटिस हो गया है, फंगल इन्फेक्शन है सर में, तो वो आपके बालों को उगना बंद करा देता है, तो वहां पे हेयर लॉस होता है। काफी बार ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा, माने इसमें आपका शरीर खुद आपके शरीर के बालों के सामने लड़ता है, जिसको हम गुजराती में उंदरी बोलते हैं, तो वो भी आपके बालों का कारण हो सकता है, गिरने का कारण हो सकता है। वैसे बाकी सारे काफी सारे डिजीज होते हैं जैसे कि सोरियासिस है, तो स्काल्प सोरियासिस आपको हो रखा है, आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रखा है, तो ये सब चीजों से आपका हेयर लॉस हो सकता है। तो जो किसी इन्फेक्शन या किसी कारण से माने इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि आपको अगर कैंसर है या आपको और कोई बड़ी बीमारी है, लीवर डिजीज है, ऐसा कुछ है, तो आपका न्यूट्रिशन इतना पुअर हो जाता है कि आपका बाल गिर जाता है। तो ऐसे में आपको जो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से बाल गिर रहे हैं तो उसको पैथोलॉजिक हेयर लॉस बोलते हैं। सर हेयर ग्रोथ की मेडिसिन इसमें क्या क्या इफेक्ट करती है? हेयर लॉस की मेडिसिन जो है वो हम सभी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन के अंदर सप्लीमेंट्स आते हैं। सप्लीमेंट्स जो बालों के लिए चाहिए बहुत छोटी अमाउंट में चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका टर्न बंद आपको। अपने न्यूट्रिएंट्स में 2-3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वो सब तो चाहिए ही चाहिए अच्छे न्यूट्रिशन। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि सेलेनियम है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये सब चीज़ें अपने शरीर के अच्छे फंक्शन के लिए चाहिए। अभी आजकल धरती ऐसी हो गई है, काफ़ी सारे सालों से इसमें से हम अनाज उगा रहे हैं, तो उसमें धरती में भी काफ़ी सारा कम चीज़ें हो गई है, तो वो अपने फूड में नहीं आता है। दूसरा, हम लोग अभी फैशनेबल हो गए हैं, लोकल फ्रूट नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं कीवी खाएंगे और लीची खाएंगे और स्ट्रॉबेरी खाएंगे, तो वो सब दूर प्रदेश से हमारे यहाँ पे आते, तो आते आते पैक्ड होती है, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल में कम हो। तो जो भी लोकली अवेलेबल चीज़ है आपको तुरंत मिल जाती है, तो उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहता है। दूसरा, आजकल हम जो पुराने ज़माने में आप सब ने खाए होंगे, जो आम हम लोग खाते थे, ऐसा चूस के खाते थे, ऐसे खाते थे, आजकल कोई नहीं खाता, सब चीरा करेंगे, अच्छे से इसकी छाल निकाल देंगे फिर खाते हैं। तो काफ़ी सारे फ्रूट्स की जो छाल रहती है, जो पील रहती है, उसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो हम लोग रॉ फूड नहीं खाते हैं। अभी आजकल जो फ्रूट्स हैं उसका भी जूस बना के खाते हैं, तो वो जूस जो होता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कम हो गए हैं, तो उनकी वजह से आपके बालों का जो माइक्रो फंक्शन है वो रुक जाता है। तो इसलिए अगर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई दी जाए तो बाल उगने का एक एनवायरनमेंट बनता है, और वो एनवायरनमेंट की वजह से
फिर बाल उगना चालू होते हैं। जैसे वो ही बाल उगेंगे जो सोए हुए हैं, जिनके रूट बचे हुए हैं। जो बाल मर गए हैं वो नहीं उगेंगे कितना भी आप सप्लीमेंट लें। इसलिए जो भी न्यूट्रिशनल कारण या स्ट्रेस के कारण जैसे बाल गिर रहे हैं, जो ज़्यादातर फीमेल्स में होता है कि आयरन डेफिशिएंसी, इंडियन सब फीमेल का हीमोग्लोबिन 10 के आजू बाजू ही रहता है, किसी किसी का बाहर रहता है। तो ये जो आयरन डेफिशिएंसी है, वैसे कोई डेफिशिएंसी की वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो वो आपका इम्प्रूव हो जाता है, आपके बाल वापस उगना चालू हो जाता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया था कि ग्रोथ साइकिल 3 मंथ्स की होती है। तो आज आपने दवाई ली तो कल से बाल उगेंगे नहीं, उसको उगने के लिए करीबन 3 मंथ्स का टाइम लगेगा। जब आपको कुछ इफेक्ट दिखना चालू होगा तो आप वेट करना पड़ेगा, आपको वेट कर सकते नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, तभी वो बाल उगेंगे। तो ये एक स्लो और अच्छा प्रोसेस है, स्टेडी प्रोसेस रहना चाहिए। तो सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे इसके लिए। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि कितने समय तक दवा लेनी पड़ेगी, तो ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए सप्लीमेंट्स चाहिए, क्योंकि आज खाना खा लिया और मैं 2 दिन नहीं खाऊंगा ऐसा तो चलेगा नहीं, वो तो सप्लीमेंट्स की रेगुलर सप्लाई चाहिए। या तो आपके डाइट में ऐसा कुछ करिए जिससे कि आप आपका ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे और आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सबसे एक मेन चीज़ है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, लेंगे तो आपका जो बालों के स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स हैं वो आपको जाएंगे, तो आपके बाल ऑटोमेटिकली उगने वाले हैं। और मैंने बताया कि बाल, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि सर मैं दवाई ले रही हूँ लेकिन बाल तो उगते नहीं हैं, या मैं दवाई ले रहा हूँ लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर फिर डिटेल में हिस्ट्री पूछते हैं तो रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं, शाम का खाना खाते नहीं हैं, जल्दी जल्दी में दौड़ भाग करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते नहीं हैं, स्मोकिंग करते हैं, रात को 3-4 बजे तक पिक्चर देखते हैं। तो ये लाइफस्टाइल भी उनकी इतनी डिस्टर्ब रहती है। तो वैसे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि खाली आपने दवाई ले लिया और आपके बाल उगेंगे। तो आपको मैंने बताया कि बाल उगाने के लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, उसका दवाई एक पार्ट है। दवाई ले ली और मैं बाकी सब जल से मारूंगा और बाल उग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दवाई एक आपका पार्ट है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जो हम आपको फाइंड आउट करके देते हैं हमारे क्वेश्चन से, आपकी हिस्ट्री पूछ के, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा तब जाके बात। तो हेयर लॉस मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सब जो दवाई है वो सप्लीमेंट्स हैं, कोई एक्चुअल दवाई अंदर नहीं आती है। तो आप वो लंबे समय तक बिना रुके ले सकते हैं। सर इसमें मिनॉक्सिडिल का क्या रोल होता है? मिनॉक्सिडिल जो है पेटेंट बाल्डनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मिनॉक्सिडिल जो है वाजोडाइलेटर है। वाजोडाइलेटर क्या होता है कि अपनी ब्लड की वेसल्स जो सिकुड़ी हुई है उसको चौड़ा कर, बाल जब गिर जाते हैं तो गिरने के, पेटेंट बाल्डनेस में गिरने के कारण होते हैं कि आपके बालों की जो नीचे की खून की नलियां है वो ऐसे सिकुड़ जाती है, तो उसका ब्लड सप्लाई रुक जाता है और फाइनली वो बाल मर जाता है। मिनॉक्सिडिल ये ब्लड वेसल्स को वापस चौड़ा करता है, इसलिए उसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाते हैं। आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ज़्यादा सप्लीमेंट्स अंदर जा रहे हैं, तो बाल उगने में आपकी मदद करता है। तो मिनॉक्सिडिल बहुत ही अच्छी और प्रूवन दवा है। मैंने क्लिनिकली हेयर लॉस के लिए प्रूवन 2 ही दवा है, मैंने जो FDA अमेरिका ने भी प्रूव करी है, वो है मिनॉक्सिडिल और दूसरी है फिनेस्ट्रेटाइड। मिनॉक्सिडिल मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं कि हमने जब मिनॉक्सिडिल लगाया तब बाल बहुत अच्छे हो गए थे जैसे हमने मिनॉक्सिडिल बंद किया सब बाल गिरना चालू हो गए। तो इसमें समझने का बात यह है कि बाल आपके तो गिरने ही वाले थे, जब तक आपने मिनॉक्सिडिल लिया तब तक आपके बाल बचे रहे थे, लेकिन जब आपने मिनॉक्सिडिल बंद किया तो उसने जो बचा के रखे थे वो सब बाल गिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने मिनॉक्सिडिल स्टॉप कर दिया इससे बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। मिनॉक्सिडिल स्टॉप करने से जो गिर रहे थे वो बाल रुके हुए थे वो गिर रहे हैं। तो इसलिए दवाई का नाम खराब होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मिनॉक्सिडिल आपके हेयर लॉस को रोक के रखा था, अभी वो नहीं है तो बाल ऑटोमेटिक गिर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो मिनॉक्सिडिल का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है, हल्का सा इचिंग हो सकता है, किसी किसी को थोड़ी सी एलर्जी रह सकती है, शुरुआत के 2-3 दिन आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है,
इसके अलावा इसकी मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लंबे समय तक लगा सकते हैं, सालों साल लगा सकते हैं, और रात में एक ही बार आपको लगाना है सोने के टाइम पे। तो अगर मिनॉक्सिडिल आप लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सर जैसे कॉमन नाम है फिनेस्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड जो आज मार्केट में बहुत चल रहा है, तो उसका क्या रोल है? फिनेस्टेराइड जो है या ड्यूटास्टेराइड जो है वो है एंटी डीएचटी। डीएचटी क्या होता है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। मेल के जो बाल गिरते हैं या फीमेल में एंड्रोजन की वजह से, मैंने फीमेल में भी मेल हार्मोन होते हैं जो बढ़ जाते हैं, मेनोपॉज के बाद फीमेल हार्मोन घट जाता है तो मेल हार्मोन का प्रमाण बढ़ जाता है। तो जो मेल हार्मोन की वजह से जो बाल गिर रहे हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म होता है डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और वो बालों के ऊपर इफेक्ट करता है और आपके बाल पतले होते 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 वो मर जाते हैं, फिर उगते नहीं हैं। तो ये जो मेल हार्मोन की वजह से बाल गिर रहे हैं, तो मेल हार्मोन को लोकली एक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, एंटी मेल हार्मोन, एंटी डीएचटी हार्मोन जो दवाई है, वो क्या करती है कि वो दिखने में सेम रहती है। ब्लड पे जहाँ पे डीएचटी बैठने वाला होता है बालों में, वहां जाके वो पहले से बैठ जाता है, तो डीएचटी को एक्शन करने की जगह नहीं मिलती। मैंने वो डीएचटी के साथ में कंपटीशन करता है, तो आपका डीएचटी का वर्क कम होता है और आपको बाल कम गिरते हैं। तो ये इसकी वजह से फिनेस्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड भी अप्रूव्ड ड्रग है हेयर लॉस रोकने के लिए या आपका हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें भी देखा गया है कि फिनेस्टेराइड खाली आपका बाल गिरना कम कर सकता है, जबकि ड्यूटास्टेराइड तो आपके जो पतले हो रहे बाल को भी रिवर्स कर सकता है। लेकिन आजकल ये दवाइयाँ जो है गूगल पे या इंटरनेट पे बहुत सारी इसकी एंटी मार्केटिंग होती है। इसकी वजह से मेल लोगों को पूरा हार्मोन कम हो जाता है और बाकी सब उनके सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ये दवाई लेना से कतराते हैं। तो उनको मैं समझाना चाहूँगा कि ये सब डोज डिपेंडेंट होता है। आप कौन से डोज में वो दवाई ले रहे हैं उसके ऊपर है। दूसरा कि जैसे कि दूध अच्छा है, 1 ग्लास पिया डेली तब तक का अच्छा है, आपने 10 ग्लास डेली पीना चालू कर दिया तो वो आपको डायरिया करेगा। वैसे दवाई का भी डोज अगर आप बराबर ले रहे हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा कि आपका जो मेल हार्मोन की दवाई हम ले रहे हैं, ऐसा जब दिमाग में बैठ जाता है तो वो एक्ट करने के समय आपका दिमाग वहीं पे रुका रहता है कि मैंने दवाई ली है, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ होगा नहीं होगा, तो वैसे में आपका परफॉर्मेंस नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका डॉक्टर सेफ समझता है और आप अगर नियर फ्यूचर में बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, तो फिनेस्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड सेफ दवा है, अप्रूव्ड दवा है। अगर आप चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं, कोई ज़्यादा बीमारी या तकलीफ इसमें नहीं होती। फीमेल के लिए हेयर लॉस की मेडिसिन क्या होती है? फीमेल में अगर पैटर्न हेयर लॉस है, मेनोपॉजल हेयर लॉस है या एंड्रोजन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो उनको भी मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड टैबलेट दे सकते हैं। उनमें डोज मेल से भी ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि उनको मेल हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, तो मेल हार्मोन की जो डोज है उससे भी ज़्यादा डोज उनको दे सकते हैं। उसके अलावा उनके अंदर स्पाइरोनोलेक्टन की दवा होती है। वैसे ही बहुत सारी छोटी मोटी दवा जो होती है जो फीमेल का कौन से कारण से हेयर लॉस हो रहा है वो जानने के लिए बाद में दे सकते हैं। लेकिन आज तक इतने सालों से प्रोसेस चल रहा है, मेल पैटर्न बाल्डनेस को तो लोग समझ सकते हैं, लेकिन फीमेल पैटर्न बाल्डनेस क्यों होता है वो आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस क्यों होता है, कारण पता नहीं है, इसलिए उसका कोई फाइनल ट्रीटमेंट भी हमें पता नहीं है। तो हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, अच्छा सप्लीमेंट ले सकते हैं, अच्छी केयर ले सकते हैं, थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ हैं वो दे सकते हैं। तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की आपकी ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। हेयर लॉस के लिए डाइट की एडवाइस आप क्या देना चाहिए? हेयर लॉस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डाइट लेना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ें जो न्यूट्रिशन में मानी गई है वो लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए जिससे आपको अच्छे मिनरल्स मिले। हो सकता है तो जो काजू या बादाम वैसे हफ्ते में 1 या 2 बार 4-4, 5-5 पीस ले सकते हैं, वो कोई भी ले सकता है, इतने महंगे नहीं है कि 4 पीस आप हफ्ते में नहीं ले पाए।
सींग आती है जो मूंगफली जिसको बोलते हैं, उसमें भी काजू के जितने ही सब तत्व होते हैं, तो वो मूंगफली भी आराम से मिल जाती है, वो आप ले सकते हैं। जो स्प्राउटेड वो होते हैं पल्सिस, वो आप ले सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है आपको। अगर आपको नॉनवेज खाने का शौक है तो फ्राइड नॉनवेज ना खाएं, फ्राइड नॉनवेज से नुकसान होता है। उसके बदले में रोस्टेड आप ले सकते हैं, और वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार। ज़्यादा आपको नॉनवेज नहीं लेना है। ज़्यादा चीज़ें आप सब्जी वाली खाइए, हरी सब्जियों वाली खाइए। फ्रूट्स जो है जूस बना के नहीं खाइए, उसको अपने छिलके के साथ जो फ्रूट खा सकते हैं वो फ्रूट छिलके के साथ खाइए। और हो सकता है उतना अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए। ज़्यादा उपवास, लंबे उपवास ऐसा मत करिए। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी शरीर में डैमेज करता है बालों को। तो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है आपके बॉडी के हिसाब से आपके डॉक्टर को पूछ के आप वो ले सकते हैं। मैंने अच्छा खुराक अगर आप लेते हैं, ये जो मैंने बताया सब चीज़ें, तो आपके बालों को कोई इम्प्रूवमेंट इसमें 100% आपको दिखता है। और उसके साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो 2-3 महीने के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अच्छे बाल के लिए क्या केयर लेना चाहिए? अच्छे बालों के लिए पहले बाल अच्छे उगाने के लिए जो केयर लेनी है वो करनी पड़ती है। और उसके बाद कैसे शैम्पू करना है, तो शैम्पू हफ्ते में 2 बार ही करना है। ज़्यादा बार, काफ़ी लोग डेली शैम्पू करते हैं तो बाल ड्राइनेस हो जाता है। अगर आपको डैंड्रफ हो गया है तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करिए, एंटी फंगल डैंड्रफ शैम्पू आपको जो लिख के देते हैं वो यूज़ करिए। लेकिन हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू करना चाहिए। बहुत गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए बालों के लिए। और शैम्पू करने के बाद हो सके तो कंडीशनर का प्रयोग भी करना चाहिए। शैम्पू भी आपको माइल्ड शैम्पू लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप शैम्पू के बाद कंडीशनर करते हैं, जब हम बाल सुखाते हैं हम देखते हैं काफ़ी सारी लेडीज जो होती है ऐसे बेलन लगाती है, काफ़ी बार तुरंत बाल वो कॉम्ब कर देती है। काफ़ी लड़के हैं बहुत सारा हेयर ड्रायर डेली लगाते हैं, तो वो सब नहीं करना है। आप जब शैम्पू किया है आपके बालों को, तो उसके ऊपर टॉवेल लपेट के रखिए, या फिर ऐसे दबा दबा के आप पानी निकालिए। ऐसे घिसना नहीं है, घिसेंगे तो बाल गिर सकते हैं। तो वो आप, क्योंकि गीले बाल होते हैं वो वीक होते हैं तो ज़्यादा गिरते हैं, तो उस टाइम पे आपको कंप्रेस करके पानी उसमें से निकालना है। कॉम्ब जो भी आप यूज़ करो थोड़ा चौड़े एंगल वाला आप यूज़ करो, जिससे कि बाल बहुत ज़्यादा खींचे नहीं। लेडीज़ जो हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, बहुत टाइट वाले जो उनकी बालों की जो स्टाइल होती है वो यूज़ ना करें, थोड़ा सा लूज बालों को रखें। जो यहाँ पे बटरफ्लाई लगा के रखते हैं वो भी बहुत टाइट नहीं लगाएं। और अपनी जो सेंथी है जिसको हम यहाँ पे बीच में सिंदूर डालते हैं, वो भी बदलते रहे, कभी इस तरफ करें कभी इस तरफ करें, वो है। अच्छा डाइट खाए, और उसके अलावा सीधे सनलाइट में जाने से बचे। सीधा सनलाइट आ रहा है तो बहुत सारा पसीना होता है, तो फिर हमें वापस से बाल धोने पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ों से बचे। और इसके अलावा नारियल तेल आप डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 बार शैम्पू करने की अगली रात को या शैम्पू करने के 1 घंटे पहले आप नारियल तेल लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे नारियल तेल से मालिश करने का वो है कि मालिश आप स्काल्प मसाज कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार स्काल्प मसाज करिए, जिससे आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन तेल को चमड़ी में उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ जाता ही नहीं है। जो नारियल तेल है उसकी डेंसिटी, और अपने सर में भी, जैसे नॉर्मली भी अपने को चमड़ी पे तेल बनता ही है। आप देखते हैं किसी का फेस ऑयली होता है, जब विंटर आता है तो हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, क्योंकि वो तेल कम हो जाता है। तो वो तेल तो चमड़ी में बन ही रहा है, अब उसके ऊपर से डाल रहे हैं, तो वो डालने की जरूरत नहीं है। जब भी नारियल तेल लगाओ, बालों की लेंथ पे लगाओ। माने अगर लेडीज के बाल हैं तो ऐसे लेंथ पे लगाना है, अंदर डालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मसाज के लिए आप ऑयल यूज़ करो वो ठीक है, वो भी हफ्ते में 2 ही बार, शैम्पू के अगली रात को या फिर शैम्पू के 1 घंटे पहले आप लगाओ। और कंडीशनर का मैंने ऑलरेडी बता दिया, अच्छा कंडीशनर आप डॉक्टर को पूछ के ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ज़्यादा आप पार्लर में भी ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट नहीं कराओ। स्ट्रेटनिंग, आयरन, कलर, हाईलाइट, वो सब बहुत ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। उससे भी बालों को क्योंकि जब स्ट्रेटनिंग होता है तो आपका केमिकल बॉन्डिंग बदल जाता है, इसलिए जो कर्ली बाल है वो आपका स्ट्रेट हो जाता है। या फिर आप पर्मिंग कराते हो तो भी आपका बालों का अंदर का बाल एक प्रोटीन है,
तो प्रोटीन का लेयर बदल जाता है, फिर वो बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और कैसे भी करके गिर जाता है। तो बालों को बचा के रखना वो अपने हाथों में है, उसकी केयर करना अपने हाथों में है। अगर आप ये सब केयर मैंने जो बताई वो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सर एलिगेंस क्लिनिक में हेयर लॉस के लिए और क्या क्या थेरापी अवेलेबल है? एलिगेंस क्लिनिक में हेयर लॉस के लिए हम, जैसे मैंने बताया, बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेके हेयर लॉस के रूट तक जाने की कोशिश करते हैं कि आपको हेयर लॉस क्यों हो रहा है। यहाँ पे हम सप्लीमेंट्स देते हैं। वो सप्लीमेंट्स ये काम करते हैं कि आपके बालों को मजबूत बना देते हैं, जिससे कि बाकी के एनवायरनमेंट फैक्टर जो हैं वो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। जैसे कि आप ऐसा सोचे कि कोई बलवान आदमी है और उसको किसी ने 5 धक्के दे दिए तो वो नहीं गिरेगा, और कोई वीक आदमी है उसको किसी ने 5 धक्के दे दिया तो वो गिर जाता है। तो अगर बाल अंदर से मजबूत है तो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर है, आपके जो बाहर के पॉल्यूशन के फैक्टर हैं, जो आपको जो स्ट्रेस के फैक्टर हैं, वो जो फैक्टर्स हैं वो बालों को असर करेंगे। लेकिन बालों को अगर अंदर से न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, अगर बाल अंदर से मजबूत हैं, अगर इसका इनर कोर मजबूत है, तो ये सब फैक्टर्स का असर उस पर कम होगा। तो आपके बाल थोड़े बहुत इंसल्ट को सहन कर जाएंगे, गिरेंगे नहीं। तो वो सब सप्लीमेंट्स हमारे यहाँ पे हम देते हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके ऊपर 200 से ज़्यादा मेडिकल जर्नल्स में लेख भी प्रदर्शित हो चुके, वैसी दवाई है ये। तो हम वहाँ पे मेडिसिन्स देते हैं, बहुत अच्छी उसकी इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा हम पीआरपी, मीजोथेरापी, हेयर फाइबर, हेयर टैटू, हेयर पीस, विग्स और हेयर ट्रांसप्लांट, ये सभी चीज़ें हेयर लॉस के लिए करते हैं। और होप टू सी यू ऑल लाइक दिस, लविंग योर एंड योर पार्टनर्स हेयर। तो आपने आपका अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो है drashutosha.com। दूसरे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपके समय के लिए धन्यवाद।